अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ इस चैनल में आपको ऐसी वीडियोस मिलें जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से टॉपिक समझ आ जाए। चलते हैं प्रपोजिशन की तरफ। प्रपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसको याद करना पड़ता है, इसको क्रैम करना पड़ता है। तो क्रैमिंग आपको पता है मुश्किल काम है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको आज हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि ये आपको बहुत क्लियर हो जाए। पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अ नाउन और अ नाउन रिलेटिव। ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जो रिलेशन बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी? ये रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है? बेसिकली ये नाउन का रिलेशन बताता है, और नाउन के साथ उसको रिप्लेसेबल वर्ड प्रोनाउन होता है। किसके साथ रिलेशन बताता है? ये नाउन के साथ ही या नाउन रिलेटिव के साथ। अब देखते हैं नाउन रिलेटिव क्या होते हैं। इसको नाउन इक्विवेलेंट बी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं वो नाउन के रिश्तेदार होते हैं। जैसे प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जेरंड हम सब जानते हैं कि जेरंड एज अ नाउन काम करता है। ऐसे ही नाउन फ्रेज भी ऑब्वियसली नाउन ही होगा। बेसिकली नाउन क्लॉज भी एक नाउन ही की तरह बिहेव करता है। पूरा क्लॉज नाउन की तरह बिहेव करे। तो इसको हम डिटेल में इसकी एटमोलॉजी के साथ पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन एक कंपाउंड वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। तो इसका मतलब बन गया प्रपोजिशन। प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस। तो ये हम यूं समझेंगे कि इट इज़ अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू मरी, पहला जो सेंटेंस है इसमें मैंने इसको नाउन से पहले इस्तेमाल किया है। देखें ये मरी क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो ये टू क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, आप जानते हैं कि वॉकिंग यहाँ पे जेरेंड है। जेरेंड से पहले ऑफ यूज हो रहा है, तो ये इसकी प्लेस है बिफोर अ जेरेंड। ठीक है, नाउन रिलेटिव है जेरेंड। तो ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रपोजिशन है। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आपको पता है कि मी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, तो बिहाइंड क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। फिर पुट दिस बुक ऑन द प्लास्टिक टेबल। अब इसमें द प्लास्टिक टेबल जो है ये नाउन फ्रेज है, और उससे पहले ऑन यूज हुआ है, ये प्रपोजिशन है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ व्हाट ही सेज, तो व्हाट ही सेज जो है ये एक नाउन क्लॉज है, और उससे पहले अगेन ये ऑफ यूज हुआ ये प्रपोजिशन है। तो हमने देखा कि इसकी प्लेस कहाँ है? इसकी प्लेस बिफोर अ नाउन है या नाउन रिलेटिव्स है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। देखें ये दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है, एक है टाइप्स और एक काइंड्स। तो जो टाइप में हम देखेंगे कि ये मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है। जब कंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है तो हम उसे टाइप्स कहते हैं, जब फंक्शन पे फोकस होता है तो हम उसको काइंड्स कहते हैं। ये भी स्टूडेंट्स जो है अक्सर परेशान रहते हैं कि टाइप्स और काइंड्स में क्या फ़र्क है। तो ये आपके लिए मैंने इसको इजी कर दिया कि टाइप्स जो है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से होगा, एक वर्ड होगा, वन वर्ड प्रपोजिशन है, तो हम सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं। ये जितनी भी मशहूर, जितनी भी आप देखें, इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, टू, ऑफ, अमंग, ऑडबल ऑफ, बाय, विद, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो वन वर्ड प्रपोजिशन होगी इसको सिंपल प्रपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी कंपाउंड प्रपोजिशन। आप केमिस्ट्री का कंपाउंड का लफ्ज में लेके आए, तो वो केमिस्ट्री यही कहती है जी कि दो एलिमेंट्स जब केमिकली मिलते हैं, नया एलिमेंट, नया एक कंपोनेंट बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरीके से जब दो प्रपोजिशंस को मिला दिया जाए और नई चीज़, नई प्रपोजिशन बन जाए, तो इसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। जैसे कि ऑन है और टू है, दोनों को मिलाया तो ऑन टू बन गया, तो ये ऑन टू क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्रपोजिशन। ऐसे विद है तो इसको आउट ऐड कर दिया तो विदाउट बन गया, तो विदाउट कंपाउंड प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन को इकट्ठा कर दिया और ये एक अलग से नई पहचान के साथ प्रपोजिशन बन जाती है। ऐसे इन और टू को मिला के इन टू हो गया, आउट और साइड को मिला के आउटसाइड, इनसाइड, विद इन, ये सारे के सारे कंपाउंड प्रपोजिशन है।
नेक्स्ट है जी डबल प्रपोजिशन। ये कंफ्यूजन मैंने दूर करनी थी कि कंपाउंड प्रपोजिशन में और डबल प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जी। अगर दो प्रपोजिशन को लिखा जाए लेकिन वो डिटैच रहें तो फिर ये डबल प्रपोजिशन है और ये हमें कई दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे कि आउट भी है और ऑफ भी है, दोनों प्रपोजिशन हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो इस्तेमाल में तो हमें ये मतलब इकट्ठी आ गई हैं, लेकिन ये अटैच नहीं हो रही हैं। अगर ये अटैच हो जाती, वन वर्ड बन जाती तो फिर ये कंपाउंड बन जाती हैं। लेकिन अभी ये क्या है, डबल प्रपोजिशन है। दो प्रपोजिशन अगर इस्तेमाल हो जाएं तो इकट्ठी, तो इसको हम डबल प्रपोजिशन बोलेंगे। जैसे फ्रॉम, बिहाइंड, इनसाइड ऑफ, अबव ऑफ, तो ये सारी की सारी डबल प्रपोजिशन होगी। नंबर 4 पे जी फ्रेज प्रपोजिशन। अब फ्रेज की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, टू और मोर वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। तो अगर फ्रेज प्रपोजिशन से मुराद ये है कि इसमें प्रपोजिशन होगी, फिर कोई ना कोई वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा से प्रपोजिशन हो जाएगी, तो इस तरह से फ्रेज प्रपोजिशन बनेगी। जैसे कि बाय डिंट ऑफ, तो इसमें बाय डिंट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल फॉर्म में आ गया। इसमें पहले भी एक प्रपोजिशन है और एंड पे भी एक प्रपोजिशन है, दरमियान में एक वर्ड ऐड हो जाए, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, तो इसको बोलते हैं फ्रेज प्रपोजिशन। बाय मीन्स ऑफ, इन ऑर्डर टू, इस तरह से जो फ्रेजल फॉर्म में प्रपोजिशन आ जाती है, तो जिसमें स्टार्ट और एंड पर प्रपोजिशन, दरमियान में कोई वर्ड आ जाएगा, इसको बोलेंगे फ्रेज प्रपोजिशन। नेक्स्ट है जी पार्टिसिपल प्रपोजिशन, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और इसको थोड़ा आमतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए पार्टिसिपल आपको पता है कि आईएनजी एंडिंग वर्ड होता है। ऐसा आईएनजी एंडिंग वर्ड जो मोस्टली एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करे तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। लेकिन ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव एज ए प्रपोजिशन कैसे यूज होता है, जब भी किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि माई बॉस रिलैक्स्ड मी कॉन्सिडरिंग माई हेल्थ, तो अब यहाँ पे जो कॉन्सिडरिंग है ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ये लिंक दे रहा है, रिलेशन दे रहा है, ये प्रीवियस जो बात चल रही है उसको एंडिंग नाउन के साथ। ये माई हेल्थ एक आपको पता है कि नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज से पहले जो प्लेस में है वो प्रपोजिशन की होनी चाहिए, तो इसलिए कॉन्सिडरिंग यहाँ पे पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। तो ये थी इसकी टाइप्स। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन का फंक्शन हो जाएगा कि कहीं पे ये प्लेस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कहीं पे मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कहीं पे ये टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कहीं पे ये स्पेशल रिलेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। स्पेशल रिलेशन में क्या चीज़ आती है कि जैसे कि ये स्पेशल का वर्ड जो है ये स्पेस से निकला है, तो स्पेस से मुराद यहाँ पे क्या होगी कि एक जगह के लिहाज से ये दूसरी जगह मतलब रिलेशन बन रहा है, तो उस रिलेशन में स्पेस के लिहाज से रिलेशन है, कोई किसके किस तरफ मौजूद है, तो ये स्पेशल रिलेशन में भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिटेल में। तो अब वन बाय वन को पढ़ते हैं जी। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये 3 होती हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन मोस्टली आप ये इन तीनों से ही आपका सबका पड़ेगा। अभी गौर से लेक्चर का वो पार्ट शुरू हो गया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, इन सबसे पहले है। इन हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई इंक्लोज बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक इंक्लोज बॉडी है और इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है तो ये इन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है जी। जैसे कि माई बुक इज़ इन माई बैग, तो इन जो है बैग बैग के अंदर है, बैग एक इंक्लोज बॉडी है, क्लास एक इंक्लोज थिंग है, तो उसके अंदर कोई वो मौजूद है। इन द हाउस, ठीक है, इन इज द बर्ड इज इन इज नेस्ट, तो इन तब यूज करेंगे जब किसी इंक्लोज बॉडी की बात होगी। अच्छा, ऑन कब यूज करेंगे, ऑन तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई बॉडी है और इसके ऊपर कोई चीज मौजूद है। यहाँ पे अटैच्ड का वर्ड आना चाहिए, अटैच्ड। एक वर्ड दूसरी से एक बॉडी दूसरी बॉडी से अटैच हो जाए किसी जगह पे, तो अटैच्ड के लिए हम ऑन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा इन जो है ये इंक्लोज्ड, ये आप क्लिक की वर्ड्स हैं, इंक्लोज्ड, इन। और ऑन कब यूज हो गए, जब कोई एक चीज दूसरी से सरफेस टचिंग भी कह सकते हैं, सरफेस टचिंग या अटैच जो, तो हम ऑन यूज करेंगे। बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो ऑन का रिलेशन जो है वो ऑन बता रहा है एक टेबल और एक बुक का रिलेशन, तो वो उसमें क्या है, अटैच्ड है, बुक जो है वो टेबल से अटैच होनी चाहिए, फिर ऑन यूज करेंगे।
और ऐड कब यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी है। देखें जी, ऐड कब यूज़ करेंगे, ये भी कोई किसी इंक्लोज बॉडी में किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए इस्तेमाल होगा। मसलन ये एक इंक्लोज बॉडी है, मैंने यहाँ पे डोर रख दिया, एक कमरा है, ये यहाँ पे ये डोर है, तो हु इज़ एट द डोर, तो ये स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक में जाएंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे एट। तो एट द लाइब्रेरी, एट द काउंटर, ही इज़ प्रेजेंट एट द काउंटर। हु इज़ एट द स्टेज, अब पूरा एक हॉल है उसमें स्टेज है, स्टेज उसका एक स्पेसिफिक पार्ट बन गया, तो एट द स्टेज, एट द डोर, एट द काउंटर। ठीक है, हॉस्पिटल है तो उसमें हॉस्पिटल में काउंटर है, या किसी ऑफिस में काउंटर है, तो वो इनक्लोज बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस हो जाती है, तो हम वहाँ पे एट यूज़ करेंगे। अब चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट की तरफ। ये 6 हैं और इसको भी मैं से एक्सप्लेन करता हूँ। इन कब यूज़ करेंगे, जब मूवमेंट कहाँ पे हो रही होगी, जब मूवमेंट किसी इंक्लोज बॉडी में मूवमेंट हो रही है तो फिर हम इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, सम बॉडी इज़ मूविंग विद इन सम इंक्लोज बॉडी, पहले यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, तो ये इस तरह से इंक्लोज बॉडी में मूवमेंट हो रही होगी, तो इसको हम इन यूज़ करेंगे। जैसे द फिश इज़ मूविंग इन द वाटर, ठीक है, तो वाटर इंक्लोज बॉडी हो गया, उसमें फिश मूव कर रही है। ही इज़ मूविंग इन द क्लास, ठीक है, इन द ग्राउंड, वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये इन हो जाएगा जब हम इंक्लोज बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं। इन टू कब आएगा, जब एक बाहर की सरफेस से एक इंक्लोज बॉडी में कोई चीज़ मूव करती है तो हम इन टू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बाहर कोई स्टूडेंट मौजूद था, ये क्लास में दाखिल हो गया है, तो ही हैज़ एंटर्ड इन टू द क्लास, या ही इज़ एंटरिंग इन टू द क्लास। और ऑलरेडी अंदर ही मौजूद स्टूडेंट हैं तो दे वर मूविंग इन द क्लास, दे वर सिटिंग इन द क्लास या स्टडिंग इन द क्लास। लेकिन अब जो बाहर से एक आउटर सरफेस से अंदर आ रहा है तो ये इन टू हो जाएगा। इसी तरीके से ऑन और ऑन टू का डिफरेंस है। ऑन कब यूज़ करेंगे, जब ऐसी मूवमेंट जो किसी एक जगह पे हो रही है। फॉर एग्जांपल, ये एक बच्चा है जो कि सोफ़ा पे जंप कर रहा है या किसी बेड पे जंप कर रहा है, ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड, कभी ऊपर जा रहा है कभी ये नीचे आ रहा है, तो ये ऑन द बेड हो जाएगा। लेकिन ऑन टू द बेड कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये कैट है और ये जंप कर रही है बेड के ऊपर, तो अब हम ऑन टू कहेंगे। एक बाहर की सरफेस से दूसरी सरफेस में आना ऑन टू, एग्जिस्टिंग सरफेस में मूव करना ऑन। जैसे ये इन था एग्जिस्टिंग इनक्लोज बॉडी में, और बाहर से इनक्लोज बॉडी में आना तो इन टू। ऐसे एग्जिस्टिंग में मूवमेंट है तो ऑन, और किसी बाहर की किसी और सरफेस से इसके ऊपर आना मूव करना, इसके हम ऑन टू यूज़ करते हैं। टू और टू वर्ड्स में क्या फ़र्क है, टू जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्कूल है और यहाँ पे कोई शख्स है जो स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा है, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हो सकता है उसको 3 4 5 दफ़ा कॉर्नर चेंज करके जाना पड़े, डायरेक्शन चेंज करके जाना पड़े, लेकिन ये जो है वो डेस्टिनेशन शो कर रहा है। टू तब यूज़ करते हैं, बस जैसे कि ही इज़ गोइंग टू लाहौर, तो अब रास्ते में बहुत सारी जगह पे मोड़ना पड़ेगा, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसको शो करने के लिए टू यूज़ करते हैं। लेकिन जो टू वर्ड्स है ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी कि ये एक स्कूल है और ये बंदा खड़ा है, वो कहता है जी आई एम, माई फेस इज़ टू वर्ड्स द स्कूल, ये टू वर्ड्स बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट सामने की डायरेक्शन जो होती है उसमें टू वर्ड यूज़ करते हैं। टू वर्ड भी ठीक है, टू वर्ड्स भी ठीक है, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। टू वर्ड पुरानी इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, आजकल टू वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है, दोनों ठीक है, एग्जिस्ट, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब हम बढ़ते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है ये दो तरह से होती हैं, एक है पॉइंट टाइम और दूसरा है ड्यूरेशन टाइम। जो पॉइंट टाइम है वो फिक्स टाइम एक होता है, वन टाइम जो होता है, वन टाइम को पॉइंट टाइम कहते हैं। ड्यूरेशन जो है वो एक टाइम से दूसरे टाइम के दरमियानी जो फासला होता है उसको ड्यूरेशन टाइम कहते हैं। पहले तो अब ये समझ लें। तो पॉइंट टाइम जो होता है ये 3 है, एट, ऑन और इन। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बड़ा बेनिफिशियल भी है। हम कब कब एट यूज़ करते हैं, कब कब ऑन यूज़ करते हैं, कब कब इन यूज़ करते हैं। तो एट मैंने इसलिए इसकी एक तरतीब भी लिखी हुई है कि सबसे जो स्मॉलर टाइम है ना वो तब हम एट यूज़ करते हैं, जब बिगर टाइम की बात करते हैं तो ऑन, जब बिगेस्ट टाइम जो है वो उसके लिए इन यूज़ करते हैं। मतलब स्मॉलर टाइम कौन सा होता है, क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम में हमेशा एट यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई विल रीच एट 5:32, ठीक है। द ट्रेन विल डिपार्ट एट 8 o'clock, तो ये PM AM जो कुछ भी है ये क्लॉक टाइम है, तो इस सब में एट यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा एट जो है वो टू एंस में यूज़ किया जाता है। टू एन से मुराद ये है कि डे टाइम्स में दो जगह पे एन से जो डे मतलब एन से नून बनता है और एन से नाइट बनता है, इनके साथ एट यूज़ करता है। एट नून, एट नाइट, एट यूज़ करते हैं हम, ऑन या इन यूज़ नहीं करेंगे। ओकेजन्स के साथ भी हम लोग एट ही यूज़ करेंगे, जैसे कि एट ईद, एट क्रिसमस, तो ये तीन जगहों पे एट यूज़ होता है। अब देखते हैं ऑन। ऑन जो है ये बिगर, जैसे मैं कहा कि बिगर टाइम यूनिट के साथ यूज़ किया करते हैं, जैसे कि डेट है और डे है, ये टू डीज हैं, इनके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कि 25 दिसंबर, तो ऑन 25 दिसंबर द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 25 दिसंबर। इसी तरह से फ्राइडे है तो डेज के जितने भी नेम्स हैं उनके साथ भी हम ऑन यूज़ करते हैं। ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ऐसे ही अगर ऑन ईद है तो ऐड आएगा, लेकिन अगर ईद से डे लगा देंगे तो ऑन आ जाएगा, ऑन ईद डे। एट ईद आई विल मीट माई फ्रेंड्स, तो या फिर ये कि ऑन ईद डे आई विल मीट माई फ्रेंड्स, ऑन माई बर्थडे आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स। तो ये जहाँ पे डे का वर्ड साथ आएगा आप वहाँ पे ऑन ही लगाएंगे। और अब फिर बिगेस्ट यूनिट है, मतलब इनसे बड़ा यूनिट जो होगा फिर इन हो जाएगा। इन में आप वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, जितने भी इससे बाद जो यूनिट्स आएंगे टाइम के, उन सब के साथ जो है वो आप इन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन द सेकेंड वीक, इन द थर्ड वीक, या इन जनवरी फरवरी, या इन 1947, इन 2005। डेकेड है इन द फिफ्टी सेंचुरी, 50s, मतलब ये 50s में इनके 51 से लेकर 60 साल की, 60 तक की मुद्दत को। ऐसे ही 70s में, जैसे मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान वॉज मेकिंग प्रोग्रेस इन 60s एंड 70s। फिर सेंचुरीज है जो इन द 18th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी। मिलेनियम है इन द फर्स्ट मिलेनियम। तो ये सारे जितने भी टाइम के यूनिट्स हैं बिगर देन डे, उन सब के साथ इन यूज़ होगा। और फिर ये डे टाइम में जो दो डे टाइम्स हैं, मॉर्निंग है और इवनिंग है, वहाँ पे भी इन यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी ड्यूरेशन टाइम में। हम ड्यूरेशन की ये जो प्रपोजिशंस हैं वो ड्यूरिंग है, फ्रॉम, टू, बाय, विद इन, फॉर, सिंस, ये यूज़ होंगी। तो ड्यूरिंग हम एक पीरियड की बात करते हैं, मसलन समर, ड्यूरिंग समर वेकेशन आई यूज़ टू गो टू माई मैटरनल रिलेटिव्स। ऐसे ही ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, या ड्यूरिंग विक्टोरियन इरा, ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम टू में दो डेट्स होती हैं, एक जैसे कि 1 मई है, दूसरी जो है 1 जुलाई है। तो दो डेट का या दो पीरियड्स का टाइम मेंशन करना पड़ता है, फ्रॉम टू तब यूज़ करते हैं। मसलन फ्रॉम 1 मई टू 1 जुलाई द इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज, द यूनिवर्सिटी विल रिमेन क्लोज। तो ये फ्रॉम और टू दोनों आएंगे, इकट्ठे कॉम्बिनेशन में आते हैं। बाय फ्यूचर टाइम के लिए, कमिंग टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल कंप्लीट अवर सिलेबस। ऐसे विद इन भी ड्यूरेशन इस तरह से इस्तेमाल होगी कि आज से लेकर अगले किसी और टाइम तक, इसमें लिखना नहीं पड़ता, इन दो टाइम लिखने नहीं पड़ते, लेकिन विद इन का मतलब यही होता है कि इसमें भी ड्यूरेशन है, जैसे कि विद इन 5 मंथ्स, विद इन 5 ईयर्स, इस तरह से। फॉर और सिंस ये भी ड्यूरेशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर ये बड़ा ट्रिकी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, फॉर और सिंस का कॉम्बिनेशन कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है। तो फॉर बड़ा ये इसको ज़हन में रखिएगा कि जब भी यूनिट ऑफ टाइम यूज़ होगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे, उससे पहले नंबर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 5, तो 5 अब जो सबसे छोटा यूनिट है सेकंड है, जो आमतौर पर इस्तेमाल हम करते हैं। सेकेंड, फिर मिनट, फिर और, फिर डे, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर सेंचुरी, एंड इट गोज ऑन। तो मैं कहता हूँ कि ही हैड बीन, या ही हैज़ बीन स्नीजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से वो छींके मार रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा और इस नंबर के साथ यूनिट यूज़ होगा, तो हम हमेशा फॉर यूज़ करेंगे, यहाँ सिंस यूज़ नहीं करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि 10 है, मैं नंबर 10 ले लिया, तो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 डेज, 10 वीक, 10 मंथ, 10 ईयर, 10 सेंचुरीज। तो ये 10, ये जो मतलब नंबर कोई आएगा उसके साथ अगर कोई यूनिट ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर हम यूनिट ऑफ टाइम यूज़ नहीं करते तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे, जैसे कि इवनिंग है, यस्टरडे है, मॉर्निंग है, नून है,
5 o'clock है, ये क्लॉक टाइम है, यूनिट टाइम नहीं है। यूनिट यही होते हैं सेकंड, मिनट, और डे, वीक, मंथ, ईयर एंड सेंचुरी, ये यूनिट ऑफ टाइम है। तो यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे और बगैर यूनिट के हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। तो ये थी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है सलीम इज़ डैश लाइब्रेरी, अभी हमने पढ़ी है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन द लाइब्रेरी आना चाहिए या एट द लाइब्रेरी आना चाहिए? तो यहाँ पे मैं इन भी जस्टिफाई करूँगा और एट भी जस्टिफाई करूँगा। इन जब यूज़ करेंगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि वो बिल्डिंग की बात हो रही है, कोई बिल्डिंग है, मतलब लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है कोई, और सलीम जो है इसके अंदर मौजूद है, तो हम सलीम इज़ इन द लाइब्रेरी आ जाएगा। और अगर मैं सलीम इज़ एट द लाइब्रेरी करता हूँ तो एट भी जस्टिफाइड है। ये तब होगा ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर हम मौजूद हैं और उसके बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज, उसकी लाइब्रेरी है। तो अब एक बंदा जो है वो उस लोकेशन के लिहाज से वो कहाँ पे है, तो वो लाइब्रेरी में है, तो फिर वो कहेंगे जी ही इज़ एट द लाइब्रेरी, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है तो उसमें लाइब्रेरी है। तो अब वो इस पूरी बिल्डिंग में कहाँ पे है, तो फिर वो वहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट करना पड़ेगा। जब मोर स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो हम एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग वो कहाँ पे है, तो फिर तो वो ऐड यूज़ करेंगे। और जब हम बिल्डिंग की लोकेशन के लिहाज से बात करेंगे कि वो उसके अंदर है या बाहर है, तो फिर हम इन द लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पहले से भी बता दिया, अभी हल्का सा मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब जैसे टाइम के प्रपोजिशंस हैं, तो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग डैश 14 अगस्त 1947, क्या आना चाहिए? इन कब यूज़ होता है? हमने अभी पढ़ा है इन और ऑन का डिफरेंस। तो इन हम यूज़ करते हैं जब कोई बिगर यूनिट हो जाए, बिगेस्ट यूनिट। ऑन यूज़ करते हैं जब डे की बात होती है। तो 14th जो है वो डेट है, तो ऑन आना चाहिए। पाकिस्तान केम टू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। यहाँ पे 14 अगर ख़त्म कर देता हूँ मैं, तो फिर डे या डेट की बात नहीं होगी, तो फिर इन आना चाहिए। बस जैसे ये है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947। और अगर मैं अगस्त को भी ख़त्म कर देता हूँ, अगस्त को भी ख़त्म कर दिया, सिर्फ 1947 रह गया, तो फिर क्या पाकिस्तान केम इनटू बीइंग अब क्या आना चाहिए? अब भी इन ही आना चाहिए, क्योंकि ईयर के साथ भी इन आता है। एक मोटी सी बात ये में रख लें कि ऑन कब यूज़ होगा? ऑन यूज़ होगा जब कोई डेट है या कोई डे है। तो डेट 14 अगस्त, ये 14 डेट है, ये ऑन यूज़ कर लेंगे। इससे बड़े जितने भी यूनिट हैं, डे और डेट से बड़े जितने भी यूनिट हैं, वहाँ पे इन यूज़ होगा। तो इसलिए पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। अगस्त के साथ ये मंथ है तो भी इन, ये ईयर है तो भी इन। आप जी प्रपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें। मैं कोशिश करूँगा इसको इजी कर दूँ। ये देखें, इसके लिए मैंने फार्मूला एक लिखा हुआ है अबाउट वाला। अबाउट का फार्मूला आपको बड़ी हेल्प करेगा। ए बी ओ यू और टी। ए से शुरू होने वाली प्रपोजिशन, बी से, ओ से, यू से और टी से, एक एक्रोनिम सा बनाया हुआ मैंने। एक्रोनिम हमें हेल्प करते हैं याद रखने में। अब आपको कभी भी स्पेशल रिलेशन को रटा लगाते हुए भी बड़ा इजी हो जाएगा। अबाउट, ए से, along, across, against, among, above, ahead, aside, around। अच्छा जी, along कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक रिवर है, ये रिवर बह रहा है, तो इसके साथ कोई मूव कर रहा है बंदा, तो ही इज़ मूविंग along द रिवर, यानी कि रिवर के साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे द साइकिलिस्ट इज साइकिलिंग along द ट्रैक, along द रोड, along द लेन। तो ये along तभी यूज़ करते हैं जब एक के साथ साथ पैरेलल जा रहे हों। अक्रॉस कब यूज़ करते हैं? जब पैरेलल ना जा रहे हों बल्कि इसके अगेंस्ट चलें। फॉर एग्जांपल, मैं इधर से इधर मूव करता हूँ, ये एक रिवर है और ये इसका ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से कोई मूव कर रहा है, तो ही इज़ मूविंग अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द लेक, अक्रॉस द कैनाल, जो उसके जो है ना वो मतलब मतवाजी ना हो। फिर अगेंस्ट कब यूज़ करते हैं? अगेंस्ट कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, तो यहाँ पे एक बंदा जो है उसके साथ टेक लगा के खड़ा हुआ है, तो ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्री।
जैसे वो न्यूटन का लॉ है ना कि आप एक्शन और फिर रिएक्शन, तो ये इसके साथ एक्शन यानी कि इसकी टेक लगा के खड़ा है और उसके रिएक्शन में सपोर्ट कर रहा है ट्री इसको। तो इस तरह की सिचुएशन में अगेंस्ट कोई बंदा खड़ा है वॉल के साथ, तो ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। इसमें एक फोर्स और दूसरी फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट चल जाती हैं। अमंग का भी यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई चीज़ मौजूद है तो अमंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, तो अमंग ये तीन, कम से कम तीन लोगों में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अमंग यूज़ करते हैं। अबव को समझ लें, अबव कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई चीज़ है और यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, ये अबव होगा। ठीक है, अबव का और ओवर का डिफरेंस क्या है मैं आपको इसके साथ ही समझा देता हूँ। ओवर कब होगा, ओवर तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ इसकी सराउंडिंग में ऊपर है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, ये ओवर हो जाएगा। क्योंकि ओवर में क्या है, जैसे फ्लाइंग ओवर है तो कहीं से भी मतलब एक कर्व बना के जा रहा होता है ना ऐसे, तो ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऊपर हो। ये असल समझने की चीज़ क्या, एग्जैक्टली ऊपर होगा तो हम अबव यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, कहीं पे भी ऊपर हो सकता है, तो ये ओवर होगा। ठीक है, जैसे कि द प्लेन वॉज मूविंग ओवर द फील्ड्स, फ्लाइंग ओवर द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, तो ये ओवर इस मूवमेंट में आ जाएगा। अबव एग्जैक्टली ऊपर होगा। अबव का एक और भी मतलब होता है, एक और भी यूज होता है, जैसे कि अबव सी लेवल है तो लेवल के लिए भी अबव यूज करते हैं, वहां पे ओवर यूज नहीं करते हैं। अहेड यानी कि ये तब होगा जब फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है और कोई इससे आगे मौजूद चीज़ है, तो देखने वाला ऑन लुकर जब वो इस तरफ से देख रहा है तो ये अहेड है। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग अहेड ऑफ माई फ्रेंड। असाइड जो है वो किसी भी तरफ को कहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरफ या इधर, किसी भी तरफ को, ये इसको हम आमतौर पर अवे करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे पुट असाइड, किसी एक तरफ। अराउंड, अगर कोई चीज़ मौजूद है यहाँ पे, और अराउंड तब होगा जब वो कोई चीज़ उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो ये अराउंड है। ही इज़ मूविंग अराउंड द टेबल, द कैट वॉज मूविंग अराउंड द टेबल। अब बी से शुरू वाली देखते हैं प्रपोजिशन, बी से बिलो। बिलो तब यूज़ करते हैं जब कोई, ये भी लेवल के लिए यूज़ करते हैं, बिलो सी लेवल। ठीक है, तो एक चीज़ से, एक लेवल है उसका हाइट के लिहाज से, एल्टीट्यूड के लिहाज से, दूसरा उससे नीचे है लेवल, तो ये बिलो हो जाएगा। बीनीथ जो है ये कब यूज़ करते हैं, बीनीथ भी नीचे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये अंडर और बीनीथ एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं किसी एक चीज़ के नीचे। बिटवीन कब यूज़ करेंगे, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान यूज़ करेंगे। जैसे अमंग मैंने बताया दो से ज़्यादा, अगर चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ मौजूद है तो अमंग, लेकिन दो चीज़ों में दरमियान है तो बिटवीन। ये अमंग दो से ज़्यादा और दो के लिए बिटवीन। बिहाइंड ये छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, यानी कि दूसरी जानिब। ठीक है, वेयर आर यू, आई कांट सी यू, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड द कंटेनर, कंटेनर के दूसरी तरफ खड़ा हूँ इसलिए नज़र नहीं आ रहा ना, तो ये बिहाइंड दूसरी तरफ। बिसाइड, बिसाइड मतलब ये किसी साइड पे। ठीक है, किसी भी, ये भी मतलब डायरेक्शन में किसी तरफ भी हो सकता है। बिसाइड इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ऑफ कब यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ यूज़ करते हैं जब डिटैच किया जा रहा हो, मसलन यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद थी और यहाँ से अलहदा हो गई और ये कहीं और मतलब दूर चली गई, तो इसे ऑफ यूज़ करते हैं डिटैचमेंट के लिए। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। ओवर का मैंने आपको बता दिया। आउट मतलब ये भी एक चीज़ से दूसरी तरफ, मसलन ही इज़ कमिंग आउट ऑफ माई हाउस। आउटसाइड, ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी कि एक चीज़ ये मौजूद है और वो पहले यहाँ पर थी, यहाँ से बाहर चली गई है या करीब उसके मौजूद है, तो ये आउटसाइड है। तो द पोस्टमैन इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। ठीक है, आउट ऑफ, आउट ऑफ तब यूज़ करते हैं जैसे एक मूवमेंट के लिए यहाँ से बाहर कोई चीज़ आ रही है, ऑलरेडी पहले एग्जिस्टिंग अंदर है, तो ही इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज होम। आउटसाइड, आउट, ये रेलेवेंट है लेकिन इनमें हल्का हल्का सा फ़र्क है। अंडर कब यूज़ करेंगे और अंडर नीथ कब यूज़ करेंगे। अंडर जैसे कि द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, तो ये अंडर एग्जैक्टली नीचे। अंडर नीथ कब यूज़ करेंगे जब डायमेंशन इस तरह की बन जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है और एक इसके बिल्कुल नीचे ही एक और चीज़ है, उसी डायमेंशन में है,
तो अब यहाँ पे ये अंडरनीथ है, जैसे कि माई बेड इज प्लेस्ड अंडरनीथ द बेड ऑफ माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का जो बेड है वो ऊपर है और उसके नीचे मेरा बेड मौजूद है। जैसे होता है आमतौर पर डबल बेड मतलब डॉर्मेट्री में या हॉस्टल्स में, तो इस सेंस में अंडरनीथ यूज़ किया जाता है। जब एक डायमेंशन है दूसरी चीज़ उसकी भी डायमेंशन सेम है लेकिन प्लेस नीचे है, तो ये अंडरनीथ हो जाएगा। अंडर में एक बिगर बॉडी है, बिगर बॉडी के नीचे एक स्मॉलर बॉडी है, तो ये अंडर है। लेकिन अंडरनीथ में ऐसा नहीं है। अंडरनीथ में जब हम यूं करेंगे कि एक डायमेंशन सेम वाली दो चीज़ें हैं तो उसके एग्जैक्टली नीचे हो तो फिर अंडरनीथ हो जाएगा। थ्रू का भी यूज़ करते हैं। थ्रू फॉर एग्जांपल ये बंदा है वो जा रहा है जनाब गांव से अपने शहर, रास्ते में चलते चलते उसको जंगल जो है वो आ जाता है और ये जंगल है फॉर एग्जांपल और ये इसमें से गुजर रहा है। तो अब ये जब इसमें से गुजर रहा है तो ही इज़ पासिंग थ्रू अ जंगल। अब ऑब्वियसली इसने भी निकल के बाहर भी चला जाना है। तो ये थ्रू तब यूज़ करते हैं जब एक तरह की सिचुएशन पहले कोई और हो फिर उस एक और नई सिचुएशन में एग्जैक्टली चला जाए, तो ये थ्रू है। जैसे कि ही इज़ पासिंग थ्रू बैड डेज नाउ डेज, तो आजकल वो बुरे दिनों से गुजर रहा है, बैड टाइम, ही इज़ पासिंग थ्रू बैड टाइम। तो ये इस सेंस में थ्रू यूज़ किया जाता है जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में दाखिल होते हैं। अब जी प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, तो आमतौर पर वैसे ज़्यादा है लेकिन जो यूज़ होने वाली प्रपोजिशंस हैं कंपैरिजन में 4 हैं, लाइक, अनलाइक, देन और टू। इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो देन यूज़ होती है। पर वन बाय वन सबको देखते हैं। लाइक कब यूज़ करते हैं? जब एक जैसी सिचुएशन हो, एक चीज़ को दूसरी से रिजेंबल किया जाए, रिजेंबलिंग हो तो लाइक यूज़ किया जाता है। जैसे कि शी इज़ इंटेलिजेंट लाइक हर ब्रदर, तो यहाँ पे जो लाइक है ये कंपैरिजन तो है लेकिन ऐसा कंपैरिजन है जिसमें रिजेंबलिंग है कि उसका ब्रदर भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश था कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन था और फिर अब इसको उससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये भी वैसी ही है, इंटेलिजेंट है, तो इसलिए लाइक का वर्ड यूज़ किया जाए। और अनलाइक जब हम उस से अगेंस्ट चलते हैं, लाइक के ऑपोजिट टू लाइक, जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट अनलाइक हर ब्रदर, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रदर जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसके रेफरेंस में उससे कंपैरिजन में ये जो है ये इंटेलिजेंट है जिसका तस्करा किया जा रहा है, तो ये ऑपोजिट हो जाता है। तो अनलाइक तब यूज़ करते हैं। मोस्टली देन यूज़ किया जाता है कि मसलन मैं कहता हूँ कि माई साइकिल इज़ सिग्निफिकेंट या ब्यूटीफुल देन हिज साइकिल, my this book is more informative than that book। तो टी एच ए एन देन यूज़ करना, ये भी बच्चे गलती करते हैं। टी एच ई एन देन वो कुछ और होता है, वो एडवर्ब है। ये टी एच ए एन देन है, ये प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है। तो मोस्टली कंपैरिजन के लिए टी एच ए एन देन यूज़ किया जाता है। एक और गलती जो बच्चे करते हैं कि मोस्टली वो जैसे मैंने कहा कि देन यूज़ करते हैं कि इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो इसको अब अगर ओ आर एंडिंग वर्ड में ले आए। कौन से वर्ड्स? ओ आर एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे ओ आर आता हो। जैसे सीनियर है तो उसके एंड पे ओ आर आ रहा है, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो ओ आर एंडिंग वर्ड जो होते हैं इनके साथ हम लोग टू यूज़ करते हैं, इनके साथ हम देन यूज़ नहीं करते। ही इज़ सीनियर टू मी, यहाँ पे देन मी नहीं आएगा। आई एम जूनियर टू हिम, दिस इज सुपीरियर टू दैट या इन्फीरियर टू दैट। तो ये ओ आर एंडिंग वर्ड के साथ हम लोग हमेशा टू यूज़ करते हैं, इसको भी देखिएगा। जी आई होप आपको आज की वीडियो जो है इसमें जो मैंने समझाया प्रपोजिशन आपको समझ आ गया होगा। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए।